तो चलिए आज 15 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स की हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को भी PDF के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में इस बार हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है चौथा स्थान। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा चौथे स्थान पर रहा है। इस सूची में मध्य प्रदेश ने 64.1 स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि ओडिशा भारतीय राज्यों में दूसरे स्थान पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। हाल ही में लिस्बन में भाला फेंकने में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने। आप फोटो में देख सकते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ के अंदर भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने लिस्बन यूनिवर्सिटी स्टेडियम में 80.17 मीटर के साथ शुरुआत की और अपनी छठी एवं आखिरी थ्रो में 83.18 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया। 23 वर्षीय चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज ने ही 80 मीटर से अधिक दूरी तय कर भाला फेंका। एशियाई खेलों के चैंपियंस चोपड़ा का इस वर्ष मार्च में पटियाला में इंडियन ग्रां प्री में 88.7 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। तो नीरज चोपड़ा की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत में हुआ था। वर्तमान में ये 23 साल के हैं। इन्होंने एथलेटिक्स 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, जो कि मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर जीता था। इनकी माता का नाम सरोज देवी है और इनके पिता का नाम सतीश कुमार है। इसके बाद है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने SBMG के तहत 2 लाख गाँव में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 40,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके राज्य मंत्री कौन हैं? तो इसके राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता के अंदर SBMG के नेशनल स्कीम सेक्शनिंग्स कमेटी ने स्वच्छता के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान को मंजूरी दे दी है। अब प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इस योजना को लागू करने के लिए अपना स्वयं का AIP विकसित किया है। तो यहाँ पर जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसे शॉर्ट में SBM कहा जाता है। इसे भारत सरकार के द्वारा 2014 में खुले में शौच को ख़त्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया था। SBM का फेज़ 1 अक्टूबर 2019 तक चला, जबकि फेज़ 2 2020-21 और 2024-25 के बीच इम्प्लीमेंट स्टेज में है। मिशन को 2 भागों के अंदर बांटा गया है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण को पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और निगरानी की जाती है, जबकि शहरी की देखरेख आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत जल शक्ति मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 40,700 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए लगभग 2 लाख गाँव का समर्थन करने के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद है, स्क्वायर यार्ड्स की एक नई रिपोर्ट में भारत में कोविड-19 के दौरान रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है गुरुग्राम शहर। हाल ही में हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की है? तो ये की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 के अंदर भूजल काफ़ी नीचे चला गया है। 7 जिले ऐसे हैं जहाँ जल भराव तथा जलीय लवणता की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। लोगों के द्वारा अंधाधुंध भूजल का इस्तेमाल करने के चलते वर्ष 2004 में राज्य के 114 ब्लॉक्स में से 55 ब्लॉक्स रेड कैटेगरी के अंदर, रेड कैटेगरी यानी कि अत्यधिक खतरनाक स्थिति के अंदर आ चुके थे, जो कि राज्य का 48% हिस्सा है। 2020 में 141 ब्लॉक में से 85 ब्लॉक रेड कैटेगरी अंदर पहुंच गए थे, जो कि राज्य का 60% हिस्सा है। हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल के खतरे को भांपते हुए किसानों से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को अपनाने का आह्वान भी किया है। पिछले 5 दशक में राज्य के कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल तथा पानीपत सहित कुछ जिलों में भूजल का स्तर 80 फीट तक नीचे चले जाने पर चिंता जताई जा रही है और कहा गया है कि ये सभी धान उत्पादक जिले हैं और जल्द से जल्द यहाँ पर जो ये भूजल स्तर है इसे ठीक किया जाए। इसके बाद है, हाल ही में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ने हरियाणा रोडवेज को कितनी नई बसें देने पर मुहर लगाई है? तो ये मुहर लगाई है
809 नई बसें देने पर। हरियाणा राज्य परिवहन निगम को इसी साल 809 नई बसें मिलेंगी। इनमें से 400 बसें एक कंपनी व 409 बसें दूसरी कंपनी हरियाणा को उपलब्ध करवाएगी। अब हरियाणा राज्य परिवहन का बेड़ा बढ़ाकर 4500 के पार हो जाएगा। अभी रोडवेज में बसों की कमी है, इसी कमी को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें जल्द ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जाने लगेंगी। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही किस योजना के तहत महापुरुषों के चित्रों से स्कूल की इमारतों को आधुनिक ढंगों से चमकाया जा रहा है। तो ये चमकाया जा रहा है फेस लिफ्टिंग योजना के तहत। इसके बाद है हरियाणा में किस साल से पहले के वाहनों पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाए जाएंगे। तो ये लगाए जाएंगे अप्रैल 2019 से। जो पहले के वाहन हैं उन सब पर ये स्टिकर लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल 2019 से पहले से पंजीकृत पेट्रोल, डीजल व सीएनजी आधारित वाहनों पर लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह स्टिकर लगाया जाएगा। सीएनजी वाहनों के लिए नीले रंग का, डीजल वाहनों के लिए संतरी रंग का, ऑरेंज व अन्य पृष्ठभूमि के वाहनों पर ग्रे रंग के स्टिकर लगाए जाएंगे। वाहनों पर लगने वाले रंगीन स्टिकर में वाहन का पूरा ब्यौरा होगा। वाहन कितना पुराना है, किस ईंधन से चलता है, कहाँ से पंजीकृत हुआ है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। ये होलोग्राम स्टिकर वाहन के विंड शील्ड पर लगाए जाएंगे, जिसमें इंजन की क्षमता, रजिस्ट्रेशन स्थान, किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की सभी जानकारी वाहन से रिलेटेड इन पर लगाई जाएगी। सड़क एवं राज्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह फैसला लिया है। इसके बाद है लॉकडाउन को किस नाम से आगे बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ाया गया है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से। राज्य में 21 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ाने के बाद राहतों को लेकर नई टाइमिंग भी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने सभी उद्योगों को चलाने की भी अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य में जिम और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। राज्य सरकार ने समय में बदलाव भी किया है। तो जो अलग अलग टाइमिंग्स दी गई हैं, जो राहतें दी गई हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं क्या क्या दी गई हैं। राज्य में दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन क्षमता से आधे लोगों की ही इसकी अनुमति होगी। खाने की होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकेगी। जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। राज्य में खेल गतिविधियां भी शुरू होंगी। धार्मिक स्थानों पर 21 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। शादी, दाह संस्कार व शव दफनाने की प्रक्रिया में 21 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। अन्य आयोजनों में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। शादियों में बारात को एक जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये कुछ नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं कोरोना को लेकर, और ये 21 तारीख तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो हमने कल पूछा था कि हाल ही में किसे पद विद्या पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो काफ़ी कम स्टूडेंट ही इसका आंसर दे पाए थे। इसका राइट आंसर है ये डॉक्टर जोगिंदर कुमार को चुना गया है। हरियाणा अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया है कि पुस्तक पुरस्कारों में पद विद्या हेतु वर्ष 2018 के लिए भिवानी के डॉक्टर जोगिंदर, उनकी पुस्तक जीवन सौरभ के लिए उन्हें चुना गया है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में किसने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मनदीप सिंह, हरदीप सिंह, अविनाश शुक्ला या फिर संजीव कुमार। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।